पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा की एक एक सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं महाराष्ट्र की अंधेरी सीट पर उद्धव गुट की प्रत्याशी की जीत लगभग तय है और जीत चुकी है। वहीं बिहार की मोकमा सीट पर राजद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। वहीं गोपालगंज सीट पर भाजपा व राजद ने कांटे की मुकाबला देखी गई। तो वहीं उड़ीसा में भाजपा व तेलंगाना में टीआरएस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी ने 16,000 से अधिक मतों से अंदर से जीत दर्ज की है। वहीं यूपी और हरियाणा उपचुनाव में दोनों सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। यूपी की गोला गोकर्ण सीट पर भाजपा के अमन गिरी ने सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को 34,298 वोटों से हराया। वहीं हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से भाजपा के भव्य बिश्नोई 16,006 वोटों से जीत दर्ज किए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है। ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। मैं आदमपुर हलके की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। मैं बधाई देना चाहता हूं आदमपुर हलके की जनता को कि जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाप बेटे 20 दिन यहाँ पड़े रहे। और ये भूपेंद्र हुड्डा अपने भाषण में बोलते थे कि ये चुनाव जेपी का नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई का है। तो भूपेंद्र हुड्डा को धूल चटाने के लिए आदमपुर हलके की जनता को बधाई। एक और बधाई मैं देना चाहता हूं आदमपुर की जनता को कि जो हरियाणा का पप्पू जिसे दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, उसकी जो इन्होंने जो राड़ निकाली, मरोड़ निकाल दी, उसके लिए और ये कहते थे कि ये तो सिर्फ कांग्रेस की सीट रही है, तो आपने देख लिया। तो ये आदमपुर हल्का स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की देन है, उनका घर है, उनका गढ़ है, और ये हमेशा ये गढ़ बल्कि और मजबूत हुआ है पहले से। बिल्कुल होंगे। चुनाव से पहले भी शुरू हो चुके थे, लेकिन आचार संहिता के कारण काफी कुछ काम नहीं भी शुरू हो पाए। लेकिन जैसे ही अभी आज चुनाव रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो कल से पूर्ण रूप से काम आदमपुर के जो रुके हुए थे सब शुरू हो जाएंगे। चुनाव था, लेकिन चुनाव में जो जीत नहीं मिली थी, उसके बाद अभी किस तरीके से इस पूरे आप इस रूपरेखा को देख रही है और क्या सेलिब्रेशन मोड रहेगा? देखिए, अभी आप सब हमारे परिवार के सदस्य सभी बहुत जोश के साथ यहाँ इकट्ठे हो रखे। तो हम पहले मंदिर जाएंगे, चौधरी भजनलाल जी की समाधि, वहाँ से भव्य आशीर्वाद लेगा। उसके बाद आदमपुर मंडी में सभी का धन्यवाद करने निकलेंगे। बहुत ही युवा चेहरा है, बहुत ही कम एज के, उम्मीद है कि भव्य मंत्री बने। देखिए, वो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी भव्य को आशीर्वाद देते हैं। तो जितने भी बहुत लंबे समय से आदमपुर हल्का का विकास बहुत धीमी गति से चल रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से आशीर्वाद देंगे भव्य को। कुछ कहना चाहेंगे? जो चल रहा है, आंतरिक कलह चल रहा है, क्योंकि आप लोग भी रह चुके कांग्रेस में, कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, भारत जोड़ो की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा इन्हें निकालनी चाहिए। स्टेट वाइज जाकर पहले पार्टी को जोड़ने का इनको काम करना चाहिए। तो देखिए, जीत कुलदीप बिश्नोई की और आदमपुर हल्के की ये जीत रही है। मैं यहाँ जो भी नुमाइंदा रहते हैं, कैंडिडेट जो भी रहते भजनलाल जी के परिवार से, वो सिर्फ ये तो पहले से ही तय था। हमारी जीत पहले से ही तय था। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता थी, वो भी पूरी हो गई। लेकिन जिस तरीके से आपके ही अपने लोग जो कई पुराने आपके साथ थे, वो लोग इस बार जिस तरीके से घेरेबंदी की आप लोगों की, किसी तरीके से अनंत सिंह हार जाए, तो कहे तो कि मोकामा बाबा परशुराम की धरती है। वहाँ मोकामा क्षेत्र की जनता किसी जुमलेबाजी और बहकावे में नहीं आएगी। जितना विधायक जी जनता को सेवा किए हैं, दुख में सुख में और विकास किए हैं, जनता उसी का तो रिजल्ट दे रही है। महागठबंधन काम आया। देखिए, जदयू बीजेपी से अलग हुआ, आरजेडी के साथ गया, महागठबंधन बनाया, फिर भी गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी को ये लोग हरा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिला है। और ये साफ संदेश है कि जदयू राजद मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। जहां तक मोकामा का संदेश है, मोकामा में तो छोटे सरकार लड़ते हैं जिनको अनंत सिंह जी को कहा जाता है, और वहां भी आरजेडी जेडीयू महागठबंधन मिलकर लड़े, फिर भी उनका मार्जिन घट गया
और वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत से लड़ाई लड़ी। ये साफ संदेश है कि कितना बड़ा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ कोई बना ले, आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। अन्य राज्यों में भी रिजल्ट आ रहे हैं। एक अगर मुदुगोड़े की बात करें तो वहां नेक टू नेक का चल रहा है, बाकी अन्य जगह पर बीजेपी लीड कर रही है। कैसे देख रहे हैं ये ओवरऑल अगर बात करें तो? देखिए, हर जगह कमल ही कमल खिल रहा है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की लहर है और ये साफ जाहिर है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है उससे पूरे देश की जनता खुश है और कई जगह जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं वो हमारे पक्ष में आ रहे हैं। नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जो है वो सर्वे कंडक्ट करेगी, वक्त की जो प्रॉपर्टीज है उसका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एज पर लॉ जो भी कानून है उसके आधार पर ये सारी प्रक्रिया किए जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसकी बहुत बड़ी बंदरबांट हिमाचल में। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं आदमपुर से। आपको बता दें कि अमित वर्मा, वहीं गोला गोकर्णनाथ से अनुज कुमार, दोनों संवाददाताओं का हमारे चैनल पर स्वागत है। कुल मिलाकर चुनाव की जो तैयारियां रहीं और मतदान रहा वो लगातार बीजेपी वर्सेस आरजेडी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस तमाम पार्टियों के साथ बीजेपी की टक्कर देखने के लिए मिली। लेकिन अनुज, जो वहां पे जीत दर्ज हुई है बीजेपी की गोला गोकर्ण में, क्या स्थिति रही और इस जीत से बीजेपी के अंदर जो उत्साह आएगा क्या हिमाचल और गुजरात में ये देखने के लिए मिलेगा? जी बिल्कुल, अभी जो मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे भाजपा ने परचम लहराया है और जीती है, तो इसको पहले से आइडिया नहीं लगाया जा सकता था, ना ही यहाँ की जनता इतनी आइडिया लगा रही थी कि इस तरीके से जो है बढ़त बनाकर और जीत हासिल करनी। और यहाँ से जो लहर है और उम्मीद है जनता को कि आगे भी अन्य राज्यों में भी बढ़ सकती है। लेकिन अनुज, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि इस बार एक परिवर्तन होगा, उपचुनाव से ये आहट तय हो जाएगी। लेकिन क्या लगा आपको, समाजवादी पार्टी कहां पर ठहर गई? और जो गोला गोकर्णनाथ की सीट है, यहां पर अगर देखा जाए सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तो इस सीट पर क्या रणनीति बनी जिससे बीजेपी की जीत सुनिश्चित हुई? जी बिल्कुल बता गोला जो सीट थी भाजपा की बहुत महत्वपूर्ण सीट थी और स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी जो है उनको लेकर के जनता में काफी उनका लगाव था। और अभी सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने कहा भी है कि 40 स्टार प्रचारक उतरे थे और जो है उनके कारण जो है भय व्याप्त हुआ, भय के चलते और जनता ने उनको सपोर्ट किया। वहीं अमित, अगर बात करें आदमपुर की, तो आदमपुर को लेकर लगातार हरियाणा, पंजाब, यूपी तमाम राज्यों में एक सीट को लेकर राजनीतिक जो गलियारे थे, हलचल मची हुई थी। फिलहाल इसका नतीजे भी आ गए हैं और बीजेपी की जीत भी मिल गई है। लेकिन सवाल यही कि इस जीत के बाद बीजेपी और जो आम पार्टी यानी कहा जाए कांग्रेस का जो अंतर है वो कैसे देखा जा रहा है? और कुलदीप बिश्नोई उन्होंने बताया कि इस जीत के बाद लगातार बीजेपी अपना वर्चस्व बढ़ाएगी। क्या लग रहा है आपको, आदमपुर की जीत के पीछे का कारण क्या हो सकता है? जी, जीत का कारण यही है कि जो इनके कार्य हैं और जनता को जितने विकास कार्य कराए गए हैं, जनता को इस चीज पर विश्वास भी था कि सत्ता दोबारा बनती है और तो विकास कार्य होंगे। इस चीज को लेकर जनता ने काफी ध्यान दिया है, जिसके चलते भारी मतों से प्रत्याशी विजयी हुए। जहाँ पर कुलदीप बिश्नोई ने दावा किया गया था कि 40 से 45 हजार वोटों की जीत होगी, लेकिन यहाँ पर मात्र 16,000 के आसपास ही वोट जीत हुई है। जिसके बाद जेपी ने कहा कि आज से हम 2024 की तैयारी करेंगे और 2024 के बाद जब कांग्रेस सरकार आएगी पता चला है कुलदीप बिश्नोई कितने पानी में और कितने में नहीं है। नहीं अमित, सवाल यह है कि लगातार जिस हिसाब से बीजेपी की जो रणनीति, बीजेपी के जो नियम थे और जो योजनाएं थी, उससे जनता कुछ ना कुछ उनकी योजनाओं से खुश हुई। और अगर देखा जाए, आदमपुर एक ऐसी सीट थी जिस सीट से हिमाचल और गुजरात दोनों चुनावों में बीजेपी की बहुमत और बीजेपी की सरकार पर प्रश्न चिन्ह भी लग सकता था। लेकिन बहरहाल
यहाँ की जो सीट है इसका कारण क्या हो सकता है, बीजेपी की जीत का कारण क्या हो सकता है? अमित जी बिल्कुल आदमपुर कारण यही हो सकता है कि लगातार कह रहे थे। अनुज जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, अनुज जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। अमित जी से हमारा अगला प्रश्न। कोशिश की गई तो उनका साहब को कहना कि ये बीजेपी की जीत है, ये आदमपुर की जीत है, बदनलाल की जीत है, क्योंकि बदनलाल ने यहाँ पर पहले विकास कार्य किए थे। लगातार यहाँ पर बदनलाल के परिवार की कभी भी विधानसभा के अंदर हार नहीं हुई है, जिसका आगे तीसरी पीटी अब लगातार चुनाव जीती है, जिसका बाद भव्य बिश्नोई विधायक बनकर आगे गए। और सबसे पहले तो यहाँ के जो कह रहे थे कुलदीप बिश्नोई से पहले भी कहा था कि बदनलाल का गढ़ है और बदनलाल के नाम पर ही जनता ने वोट दिया, जिसके बाद आज फायदा बीजेपी जो पार्टी उसको मिला, क्योंकि बदनलाल ने यहाँ पर काफी काम किया, जिसके बाद यहाँ लगातार कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि यहाँ पर लगातार जो कुलदीप का बदनलाल का गढ़ उसी का देखने को नतीजा मिला। जी अमित, लेकिन अगर वहां के स्थानीय मुद्दों की हम बात करें कि आदमपुर के स्थानीय मुद्दे क्या रहे हैं और जनता इस बार जो मतदान दी है, क्या आने वाले कल में जो विधानसभा चुनाव होंगे हरियाणा के, क्या इससे ये आहट मिल जाएगी? बिल्कुल, आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो आदमपुर उपचुनाव के लगातार मुद्दे रहे, सड़कें नहीं है, लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है और अन्य काफी मुद्दे थे। वह मुख्य मुद्दे अब लोग कुलदीप बिश्नोई के लिए भी चुनौती बन चुके हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव पर मात्र कुछ 2 साल के बाद यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है और जिससे पहले यहाँ पर लोगों ने बताया कि सड़कें टूटी हुई है, लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। इन 2 सालों के अंदर कुलदीप बिश्नोई ने काफी काम करना होगा, जिसने यहाँ जितना है नहीं 2024 के अंदर कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अमित, वही अनुज हम आपके पास आना चाहेंगे। गोला गोकर्ण एक ऐसी सीट थी जिस सीट को लेकर बीजेपी में लगातार हलचलों का दौर जारी रहा। समाजवादी वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यहां तक कि गोला गोकर्ण सीट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से अस्वस्थ थे। लेकिन यहां पे जो बीजेपी की जीत तय हुई है, क्या आपको यह लगता है कि बीजेपी की जो नीति रही है, जो कार्य करने की शैली रही है, उसकी वजह से यह जीत तय हुई है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है अनुज? जी कारण इसका यही है कि जनता को इतनी उम्मीद लगी थी भाजपा से कि यहाँ पे और भारी जीत होगी, और उससे पहले जब यहाँ पे योगी जी आए थे तो योगी जी ने कॉरिडोर जो काशी के तर्ज पे ये गोला का छोटी काशी में मंदिर का कॉरिडोर का भी इसमें भी कारण लग रहा है कि हाँ इससे वोटों में बढ़त मिली है। अनुज, लेकिन ये जो जीत है ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मील का, ये जीत बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि 2 विधानसभा चुनाव लगातार जुड़े हुए हैं, एक हिमाचल और दूसरा गुजरात, और दोनों जगह बीजेपी अगर देखा जाए तो बहुमत बनाते दिख रही है। क्या इन जीत से आने वाले कल का 2024 का लोकसभा चुनाव भी आहट में आएगा? अनुज जी मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये उपचुनाव था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपचुनाव था इनके अमन गिरी के लिए, और इनको अरविंद गिरी जी के निधन का भी जो है इनको सहानुभूति मिलने के चलते इनको इतनी बड़ी जीत जो हासिल हुई है, और 2024 जो है उसमें भी उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि बिल्कुल भाजपा को बढ़त मिलेगी। लेकिन अनुज, ये भाजपा को बढ़त मिली और भाजपा ने जीत दर्ज की, लेकिन वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं, अगर हम आपसे बात करें गोला गोकर्णनाथ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों में ऐसी कौन सी मुद्दे हैं जो बीजेपी ने उसको अट्रैक्ट किया और बीजेपी ने काम किया और बीजेपी की ये जीत मिली, और इस जीत से कितना हताहत है समाजवादी पार्टी? अनुज जी बीजेपी की जीत का मुख्य मुद्दा यह भी है कि छोटी काशी पहले देखा जाए तो ये मुख्य कॉरिडोर जो बनने वाला है, योगी जी ने रैली में कहा भी था, और जिसके चलते यहाँ पे लोगों भी समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ की कॉरिडोर बनने से हमारे यहाँ पर्यटक स्थल बनेगा और लोग बाहरी लोग भी आएंगे, तो जिसके चलते यहाँ पे रोजगार पे भी असर आएगा। तो इसी का कारण जो है ये भी एक मुख्य मुद्दा माना जा सकता है। वहीं अनुज, आपका और अमित आपका, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। वहीं आपको बता दें कि लगातार 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आए हैं उपचुनाव के, और जिसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में बीजेपी का डंका एक बार फिर बजता नजर आ रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
वहीं अगर देखा जाए इन उपचुनाव के नतीजों से लगातार हिमाचल और गुजरात को नतीजे भी कहीं ना कहीं आहट में हैं। आपको बता दें कि ये उपचुनाव 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के ये नतीजे आए हैं। बिहार, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे ये आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा की एक सीट पर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों की जीत हासिल हुई है। वहीं महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर उद्धव गुट की प्रत्याशी की जीत लगभग तय है और जीत दर्ज हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जहां उद्धव गुट और शिंदे गुट को लेकर लगातार जो राजनीतिक गर्मी थी वो बरकरार थी, लेकिन इस जीत के बाद कहीं ना कहीं उद्धव गुट को एक सहानुभूति और उद्धव गुट को एक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आने वाले कल में विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि बिहार की मोकामा सीट है जहां पे राजद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो बिहार में एक बार फिर राजद प्रत्याशी की जो जीत दर्ज हुई है, इससे आने वाले कल में 2024 लोकसभा चुनाव है, जिसमें राजद, जेडीयू तमाम पार्टियों के साथ इनका जो गठबंधन है, इस गठबंधन के सहारे वो एक हुंकार भरेंगे, जिससे बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा होगी। वहीं बात करें गोपालगंज सीट पर, तो भाजपा व राजद में कांटे का मुकाबला भी देखा गया। वहीं उड़ीसा में भाजपा व तेलंगाना में टीआरएस प्रत्याशी ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी ने 16,000 से अधिक मतों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया है। वहीं यूपी और हरियाणा के उपचुनाव में दोनों सीटों पर भाजपा की जीत मिली है। यूपी की गोला गोकर्ण सीट पर भाजपा के अमन गिरी ने सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को 34,298 वोटों से हराया है। वहीं हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से भाजपा के भव्य बिश्नोई 16,006 वोटों से जीत दर्ज किए हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुरेश निखर कुल मिलाकर बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। वहीं सत्यप्रकाश सोनी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ये जो जीत है मुंबई ईस्ट की अगर कहा जाए तो इस जीत के बाद उद्धव गुट में कितनी खुशी देखने के लिए मिल रही है? सत्यप्रकाश। बिल्कुल, जिस तरह से अंधेरी उपचुनाव में ऋतुजा लक्के की जीत हुई है, कहीं कहीं बाला साहब की शिवसेना को एक बुझते हुए दीपक को लौ की तरह जो है मिली है, क्योंकि लगातार इस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि ऋतुजा लक्के की जब जीत होगी इससे आगे पता लग पाएगा कि सैनिक जो है कितना उद्धव ठाकरे के साथ में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पहले कहा था कि मुर्जी पटेल जो उनको उम्मीदवार था उनका नामांकन वापस भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, लेकिन जीत के साथ ही ऋतुजा पटेल ने यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई सहूलियत नहीं दिखाई। मुर्जी पटेल को उन्होंने हार की राह देखते हुए उन्होंने वापस लिया है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं शिवसेना की, खासकर उद्धव साहब की शिवसेना की एक बड़ी जीत है और लगातार इस जीत का जश्न मुंबई के अलग अलग इलाकों में मनाया जा रहा है। जी वहीं सत्यप्रकाश, अगर इस सीट की हम बात करें, इस सीट को लेकर लगातार राज ठाकरे ने भी ये मना किया था बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि इस सीट पर अपने प्रत्याशी ना उतारें और ये चुनाव उद्धव गुट के प्रत्याशी जो पहले ही शिवसेना के ही प्रत्याशी थे जो एक्सपायर हो गए, उसके बाद इस सीट पे उपचुनाव हुआ। लेकिन इस सीट के जीत के बाद अगर उद्धव गुट की हम बात करें, कितनी खुशी आने वाले कल में जो चुनाव होंगे, क्या उद्धव गुट उसके लिए तैयार है? बिल्कुल, देखिए इसी जीत का उद्धव गुट को इंतजार था, क्योंकि ऋतुजा लक्के का जो है विजेता घोषित हो जाना यह तय करता है कि किस तरह से महाराष्ट्र की आगे की रणनीति होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऋतुजा लक्के के सामने जो मुर्जी पटेल नामक उम्मीदवार को उतारा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले में सर्वे करवाया। सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को यह पता लग गया था कि ऋतुजा लक्के के सामने मुर्जी पटेल की हार सुनिश्चित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कहने के आधार पर ही राज ठाकरे ने एक लेटर लिखा। उसी लेटर को आधार मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुर्जी पटेल का
नामांकन वापस लिया। यानी कि पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित होते हुए यह फैसला लिया गया। इसी फैसले के साथ ही जो है ऋतुजा लक्के की जीत हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस आंकड़े के साथ ऋतुजा लक्के की जीत हुई है वो अपने आप में बड़ा आंकड़ा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि 12,000 से ज्यादा नोटा वोट को दिया गया है। कहीं कहीं यह सवाल खड़ा होता है आखिरकार यह कैसे हुआ कि 12,000 लोगों ने नोटा दिया है। वहीं सुरेश निखर, हम आपके पास आना चाहेंगे। जो मोकामा की सीट था, लगातार आरजेडी वर्सेस बीजेपी और आरजेडी के साथ जेडीयू का गठबंधन और कांग्रेस साथ में, इस सीट के बाद कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा आरजेडी का? सुरेश देखिए, मैं बता दूं बिहार में दोनों सीटों पर लगभग रुझान आ चुके हैं। चुनाव करीब करीब फाइनल हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, ऑफिशियल होना बाकी है। मोकामा में आरजेडी ने जीत का पंचम लहराया और वहीं गोपालगंज में बीजेपी आगे निकल गई है। दोनों सीटों पर जीत को लेकर औपचारिक घोषणाएं अभी बाकी हैं। गोपालगंज में कुसुम देवी जो आरजेडी के मोहन गुप्ता को आखिरी राउंड में 2383 वोटों से हराया है। गोपालगंज की बात करें तो वहां बीजेपी ने 70,053 वोट से आगे रही है और वहीं आरजेडी जो है 67,870 वोट इनको मिले। उधर मोकामा की बात करें इस चुनाव की तो आरजेडी की प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,000 से ज्यादा मतों से हराया है। नीलम देवी को 16,741 वोट से चुनाव जीती। 21वें राउंड में वो नीलम देवी को 79,178 वोट मिले थे, वहीं सोनम देवी को 62,758 वोट मिले। रवि, वहीं सुरेश, अगर बात करें मोकामा सीट की और गोपालगंज, तो इन दोनों सीट इस मुद्दे क्या रहे हैं? जनता किस वजह से मतदान की है बीजेपी और आरजेडी? क्या वहां के स्थानीय मुद्दों को देखकर, या फिर केंद्र की जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं जिसमें बीजेपी लगातार मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर ही चुनाव ज्यादातर लड़ती है, तो स्थानीय मुद्दों को लेकर ये चुनाव हुए या फिर केंद्र के लिए? सुरेश, बिहार में दोनों चुनाव जो हुए, उपचुनाव दोनों हुए, मोकामा और गोपालगंज में, दोनों में स्थानीय मुद्दे काफी मायने रख रहे थे। एक्चुअली जब से यहाँ पे दोनों सीटें खाली हुई मोकामा और गोपालगंज, तो मोकामा में लगभग तय था कि अनंत सिंह की पत्नी को चुनाव लड़ना है और बाहुबली नेता है और उनका वहाँ पे काफी वर्चस्व भी रहा है और ऊपर से आरजेडी का सपोर्ट है, जेडीयू का सपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है कि मोकामा सीट से उनका अपना है। रही बात गोपालगंज सीट की, तो गोपालगंज सीट से भी कोई स्थानीय मुद्दा ही रहा है। वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा और सिक्योरिटी के लेके वहाँ पे स्थानीय मुद्दा बनाया गया, जिसके चलते गोपालगंज में जो इसके पूर्व स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी जो खुद कुसुम देवी इलेक्शन लड़ रही थी, उनको लोगों ने जिताया है। वहीं सुरेश, 2024 का आने वाले कल में चुनाव है। 2024 के चुनाव को लेकर ये चुनाव अहम माना जा रहा था कि विधानसभा का यानी कहा जाए उपचुनाव है और उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे कहीं ना कहीं आने वाले कल में 2024 का आहट तय करेंगे। तो क्या आपको लगता है मोकामा और गोपालगंज की जो जनता है आने वाले कल का चुनाव की आहट दे दी है? सुरेश, देखिए रवि, मैं बता दूं यहाँ पे दो जगह चुनाव, मोकामा और गोपालगंज। मोकामा में आरजेडी पहले से थी, गोपालगंज में बीजेपी पहले से थी। दोनों चुनाव में आरजेडी और बीजेपी ने जीत हासिल की, इसलिए 2024 के लिए कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगा कि लोग क्या तय करेंगे। आने वाला वक्त इसके लिए तय करेगा कि लोग क्या सोचते हैं सेंट्रल के चुनाव के लिए। सुरेश साहब का और सत्यप्रकाश साहब दोनों लोग हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और जिसमें बीजेपी की बढ़त देखने के लिए मिली है। बीजेपी लगातार अपनी बढ़त से एक बार फिर लोगों को चौंका दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।